स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि ये जो नए कोरोना की चिंताएं आई हैं उसका बाजार पर कितना प्रभाव हो सकता है और कहां आने वाला है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। सर, शुरू करते हैं शो की। आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए कोरोना को लेकर ही आते हुए दिख रहे हैं। रिकॉर्ड 1,70,000 नए मामले कल देश में आते हुए दिखे हैं और ये चिंता की बात है। पिछले 3 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा, 3.25 लाख से ज़्यादा मामले कोरोना के नए आते दिख रहे हैं। यानी कि कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से बाजारों देश पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका असर बाजारों पर भी आप देख रहे हैं। हालांकि विदेशी बाजार बेहद मजबूत है और डाउ 35,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी में नजर आ रहा है। S&P और डाउ दोनों ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए। हाईएस्ट क्लोजिंग मिली और लगातार 7वें दिन S&P जो ब्रॉडर मार्केट का एक सूचकांक है अमेरिका में, वो तेजी दिखा रहा है। यानी कि अमेरिकी बाजारों में ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं। जो कुछ दिक्कतें भारतीय बाजारों की अपनी आपको नजर आएगी। आज बाजार बंद होने के बाद TCS के नतीजे आते दिखेंगे और TCS के साथ ही एक और दिग्गज IT कंपनी बाजार को खुश करने की तैयारी में 14 अप्रैल को नतीजों के साथ साथ इन्फोसिस का बोर्ड बायबैक पर भी विचार करेगा। तो ये हैं ढेर सारे ट्रिगर्स जिन पर बाजारों को आज रखनी है नजर। जी दी बिल्कुल सर, और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। नतीजों का भी सीजन शुरू हो रहा है तो वहां पर भी आपकी चर्चा, आपकी राय जानना चाहेंगे। पर सर, आज के बड़े इम्पैक्ट से ही बात करते हैं। वापस कोरोना की चिंताएं सामने आ रही हैं। कितना बड़ा प्रभाव इस समय कोरोना ला सकता है बाजार के लिए? क्योंकि हमने देखा 2 हफ्ते पहले भी जब ये चिंताएं आई थी तो 2 दिन में शायद 3.5-4% बाजार फिसले थे। क्या वैसे ही इम्पैक्ट अब भी आ सकता है? दीप आना चाहिए और इस बार समस्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा गहरी नज़र आ रही है। 1,70,000 नए मामले आने कोई आम बात और छोटी बात है नहीं। और ऐसे में बाजार अगर उस पर रिएक्शन दे रहे हैं और SGX निफ्टी 225 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब इसी तरह की खबर आई और बाजार काफ़ी तेज़ी से गिरे तो हमारा यही कहना था कि डरिए और घबराइए मत, तुरंत आप खरीदारी कीजिए। बाजार आपको एक आध दिन का करेक्शन देने के बाद वापस रिकवरी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ कि इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि इस बार जो सिचुएशन पिछले 5 दिनों में बदली है, पिछले हफ्ते में जो बदली है, हर दिन आप नए रिकॉर्ड देख रहे हैं। और 5 ही दिन में अगर 1 लाख से कम के आंकड़े 1,70,000 पर पहुंच जाए तो ये दिक्कत की बात है। अब सवाल ये कि क्या बाजारों को डरना लॉकडाउन से है या कोरोना के मामले से? लॉकडाउन हो ना हो, सिचुएशन खराब होती हुई दिख रही है। और ऐसे में भले आज 11 बजे चूंकि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की अहम बैठक है, महाराष्ट्र मुंबई में लॉकडाउन हो जाए, होने की पूरी संभावना है। पूरे देश भर में शायद लॉकडाउन ना हो क्योंकि इस बार हम ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और सरकार शायद आपसे, हमसे, सारे देश में लोगों से ज़्यादा उम्मीद करे कि हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, बजाय लॉकडाउन करके कामकाज को ठप किया जाए। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से रिएक्शन बाजारों का आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा मामला सीरियस है। तो पिछले हफ्ते वाला जो कॉन्फिडेंस था कि इतने गैप से तुरंत प्रभाव से खरीद लीजिए और जोर से खरीद लीजिए, फिर मैं ये कहूँगा खरीदना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेना है। और कोरोना का मामला जो है तो टेम्पररी। अब ये बात है कि इसको ठीक होने में हफ्ता लगेगा, महीना लगेगा, 3 महीने लगेंगे, ये पता नहीं। लेकिन हाँ, ये काबू में आ जाएगा। और जिस तरह से पिछला पूरा साल हमने देखा कि कोरोना की वजह से तेज़ी से गिरने के बाद हम रिकवर हुए, ऐसी ही रिकवरी फिर से भी आएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर दीप जो उठता है, क्या ऐसी सिचुएशन में रिकवरी 14,500 से ही आ जाएगी या 14,250, 14,300 तक देखना पड़ेगा? तो मेरा ये समझना है कि खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं। जो कॉन्फिडेंस मेरा पिछले मंडे को था कि 14,464 का लो बनाया बाजार ने और वहीं से एकदम रिकवरी दे दी, उस दिन पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से आराम से बाजार बहुत तेज़ी से रिकवर हो पाएगा। आज उस कॉन्फिडेंस में कमी है। कमी इसलिए कि शायद एक डर यह है कि और लोअर लेवल्स पे आपको मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरा डर यह है कि बैंक्स और NBFC आपके अंडर परफॉर्म करेंगे और ये तेज़ी में नहीं आएंगे। और पिछले हफ्ते भी जब हम ये बात कर रहे थे कि रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी में आपको सिर्फ निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी करनी है क्योंकि बैंक्स NBFC जब तक कोरोना काबू में नहीं आता तब तक ये अंडर परफॉर्म करेंगे और वहाँ पर और नीचे के और नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि खरीदारी करनी है थोड़े से हल्के हाथ से, धीमे धीमे। शायद 14,264 पर लो बनाकर हम जो 14,980-85 तक पहुंचे हैं, एक बार वो लेवल तक वापस आने की संभावना बनती है। ना आए तो बेहतर है, ग्लोबल मार्केट साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वो डर, एक गुंजाइश, एक थोड़ी और जगह नीचे जाने की है। तो मैं ये कहूँगा कि खरीदना है थोड़ा सा नीचे के लेवल का और इंतज़ार करके, या फिर आप थोड़ा थोड़ा
टुकड़ों में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो स्टेगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, एक तरीका वो हो सकता है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भी या तो बाजार को स्टेबल और थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करने दें, और उसके बाद 100-150 पॉइंट ऊपर भी आप निफ्टी पे खरीद लेंगे, 200 पॉइंट ऊपर भी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप कितने एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये मौका छोड़ना नहीं है, लेना ज़रूर है, लेकिन 14,250 14,350 की रेंज है, वो आखिरी सपोर्ट के तौर पर है। 14,500 550 के आसपास पहला बड़ा सपोर्ट है। तो देखते हैं हम कहाँ जाकर रुकते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले हफ्ते वाला कॉन्फिडेंस इस बार इस हफ्ते तुरंत वहीं का वहीं, जहाँ खुले जितना नीचे आए वहीं खरीद लें, वो जाए, वो कॉन्फिडेंस आज के सेशन में डेफिनेटली नहीं है दीप, ये तो मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूंगा जी। बिल्कुल सर, तो सावधानी परखने का समय है। और एसजीएक्स निफ्टी 250 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है सर, साथ ही डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स नीचे है, और हांगकांग के बाजार भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। 450 अंकों की गिरावट है। तो हमारे फैक्टर्स तो हैं ही कोरोना को लेकर, पर ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे संकेतों के बाद अब थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। सर, इन सब में नतीजों को भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अब तो जोर शोर से नतीजे भी आने वाले हैं। इस हफ्ते 4 बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे हैं, और साथ ही इन्फोसिस भी अपने बायबैक की बात कर रहा है, तो वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। क्या अप्रोच होनी चाहिए नतीजों की तरफ, आईटी की तरफ? दीप, दो तरीके से देखिए बाजार को। देखिए, नतीजे बहुत शानदार आएंगे, बहुत बेहतरीन आएंगे, ये आप हम सब लोग जानते हैं, और वो सपोर्ट देने की कोशिश भी करेंगे। और मैनेजमेंट कितना स्ट्रांगली आगे के लिए आउटलुक देता है अपने नतीजों के बाद, चाहे वो आईटी कंपनियां हो चाहे कोई और कंपनी, वो बेहद अहम है। अब इसमें एक ही बदलाव हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन में, और वो ये कि अगर ये हफ्ते 10 दिन में कोरोना का आउटब्रेक फिर से नहीं होता, इतने मामले नहीं बढ़ते हैं, तो हर एक मैनेजमेंट बढ़िया नतीजों के दम पर कूदता हुआ आता, मुस्कुराता हुआ तक कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है और आगे हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, इकोनॉमी ट्रैक पर लौट रही है, और जो नतीजे आपने इस तिमाही के देखे हैं, इससे बढ़िया या इसके बराबर अच्छे नतीजे आपको और आते हुए दिखेंगे। अब कमेंट्री में क्या फर्क आ सकता है? फर्क दो तरीके से आ सकता है नतीजों को लेकर। पहला फर्क ये आएगा कि फिर से हमें ये देखना होगा कि कोरोना वाकई में क्या बहुत तेजी से बहुत लंबे समय तक रहता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमने जो पिछले 1-2 क्वार्टर में दमदार नतीजे दिए, उस पर क्वेश्चन मार्क है। खराब होंगे या नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पहला। दूसरा कॉन्फिडेंस जो प्रमोटर्स का हिलेगा इन नतीजों के बाद में, वो कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ते हुए दामों को लेकर भी हिलेगा। जिस तरह से कमोडिटी के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, ढेर सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, और पहले अब तक पुराना रॉ मटेरियल पड़ा था और उसके दम पर इन्वेंट्री गेंस आ गए, मार्जिन्स बढ़ गए। अब ऐसे में बदले हुए माहौल में बढ़ती हुई कॉस्ट के साथ आप मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे? अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए क्या आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन ये दो क्वेश्चन मार्क ऐसे हैं जिनके जवाब इन नतीजों के बाद आपको ढेर सारी कंपनियों से, ढेर सारे प्रमोटर्स से लेने हैं। तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले अगर नतीजों की सीजन की शुरुआत होती, तो वो आपको कॉन्फिडेंस प्रमोटर्स में अलग दिखता नतीजों के बाद। मैं फिर से कह रहा हूं कि नतीजे तो दमदार आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं इस क्वार्टर के, लेकिन नतीजों के बाद के आउटलुक इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट आने वाली तिमाही के लिए और पूरे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या उतना ही कॉन्फिडेंट है जितना 15-20 दिन पहले नजर आ रहा था। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा देखने लायक। तो मेरे लिए इस बार नतीजों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, क्योंकि अच्छे नतीजे आएंगे, ये तो आपको हमको सबको पता है, आने भी चाहिए और आएंगे भी, जिस तरह से क्वार्टरली अपडेट आए। अब आगे का आउटलुक क्या होता है? अब ऐसे में मार्केट पर जो इंपैक्ट है दीपा, नतीजों को भी आपको दो तरीके से देखना है। एक तरफ वो कंपनियां जिनके नतीजे अच्छे आने और जिनके लिए कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, मसलन आईटी, मसलन टीसीएस, इन्फोसिस, फिर से बायबैक वगैरह, ये जो है जिनको हम आगे आराम से विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉकेट्स ऐसी है, फार्मा, लैब्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना से, और इनफैक्ट शायद उनके लिए बेहतर ही होता हुआ दिखे। तो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ नतीजे भी अच्छे आएंगे, जहाँ मैनेजमेंट का आउटलुक भी अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। जो स्टॉक्स बैंक और एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े हैं, उन कंपनियों का मैनेजमेंट आगे क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, जिन कंपनियों का सीधा सीधा कमोडिटी के प्राइसेस से लेना देना है, चाहे वो बढ़ते हुए कमोडिटी प्राइसेस के भाव से उन्हें ज़्यादा फायदा होता हो या रॉ मटेरियल के कॉस्ट के बढ़ने के तौर पर नुकसान होता हो, तो कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक्स, इन पर नजर रहेगी। तो दो तरीके से आपको इन नतीजों के सीजन को अप्रोच करना है। एक वो कंपनियां जहां अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा ही,
क्योंकि उनको कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कमोडिटी प्राइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीसीएस इन्फोसिस को क्या फ़र्क पड़ता है अगर स्टील के और सीमेंट के दाम बढ़ जाएँ घट जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनको फ़र्क पड़ता है उनके नतीजे आपको अलग अलग तरीके से देखने हैं, और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके नतीजे आपको अलग तरीके से देखने हैं। इसलिए इस क्वार्टर का रिजल्ट सीजन दीप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और कौन सा मैनेजमेंट इस मुश्किल भरे माहौल में, बदलते हुए माहौल में कॉन्फिडेंट नज़र आता है अगली तिमाही के लिए या इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो आपको कहते हैं कि मेन को बॉयज़ से अलग करेगा। मतलब कौन मजबूत और मैच्योर मैनेजमेंट है आउटलुक के लिहाज से, एग्जीक्यूशन के लिहाज से, और कौन मैनेजमेंट मूड माहौल के साथ फ्लो में है, इसका फ़र्क इस बार हमें देखने को मिल जाएगा दीप। बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग अर्निंग सीजन होना चाहिए, एक और फैक्टर जहां पर बाजार की नज़र रहेगी। चलिए सर, फिर आज के संकेतों को समझते हैं। थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल इस समय बिगड़ते हुए दिख रहा है, क्या कह रहे हैं आज के संकेत? दीप, आज के संकेतों की बात करें उससे पहले बाजार को लेकर एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि आपके आने वाले अब 15 दिन जो बचे हैं ब्रॉडली, इस महीने के 15 सेशन होंगे, मुश्किल 15 सेशन भी नहीं होंगे। इस हफ्ते बुधवार को छुट्टी है, अगले हफ्ते बुधवार को छुट्टी है बाज़ार की, तो छुट्टियों का सीज़न है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बाज़ार के लिए अच्छी और ख़राब हैं। जहाँ एक और आपको कोरोना के मामले और एफआईज़ की थमती हुई खरीदारी या हल्की फुल्की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर बाजार में दबाव बनाए रखेगी। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो बाजार को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। एक और एफआईज़ बहुत बुलिश नहीं है, वेट एंड वॉच वाले मूड में, बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, देख रहे हैं बस आराम से। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के कोरोना के मामले को देखते हुए उन्हें कंफर्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती को देखते हुए एग्रेसिव बेचने का मन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एफआईज एकदम शांत है, बहुत खरीदारी के मूड में नहीं है, घरेलू फंड्स के पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, या उनका मूड भी नहीं है। तो एक तरफ ये एक फैक्टर है, दूसरी तरफ कोरोना है जो आपको नीचे खींचता रहेगा। पॉजिटिव साइड पर आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट सीजन सामने आ रहा है जो कम से कम इस तिमाही के रिजल्ट मजबूत रखेगा। और दूसरी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है। फर्ज करें यही 7 दिनों तक रिकॉर्ड हाई जो S&P बना रहा है, डाउ फिर से रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। आप सोचिए, इतनी बढ़िया तेज़ी हम मिस कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड हाई से काफ़ी दूर हैं। तो पॉइंट सिंपल है कि ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती आपको ज़रूरत से ज़्यादा गिरने नहीं देगी। एफआईज़ की बिकवाली या कम खरीदारी और कोरोना के मामले आपको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो आपके लिए एक रेंज बाउंड मार्केट है, और ये रेंज बाउंड मार्केट में आप हल्का सा रेंज के लोअर एंड पर सरक जाएं, जो कि 14,250 14,350 की रेंज निकल कर आती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप रेंज के हिसाब से अलर्ट रहें और निचले स्तरों पर खरीदारी करने के लिहाज से देखें। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं बाज़ार में जो आपको भरपूर प्रॉफिट बना कर देंगे, कि आईटी, फार्मा अभी भी मजबूत है, रहेंगे। वहीं बैंक्स, एनबीएफसी कमज़ोर रहेंगे। तेज़ी करनी है जब भी जितना मूड बने निफ्टी में, कमज़ोरी की तरफ बैंक निफ्टी में। निफ्टी अब भी नीचे के संकेत बिल्कुल ब्रेकडाउन होकर दे रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 हफ्तों की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग शुक्रवार को दी है, और निफ्टी ने पिछले 2-3 हफ्तों की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग दी है। तो ये जो मिसमैच दिख रहा है आपको बाजार में, दिग्गज शेयर बहुत मजबूत नहीं है लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी हो गई। इस मिसमैच में आपको थोड़ा सा लाइट रहना है, हल्का रहना है, तेजी की पोजीशन हल्की रखिए, ताकि आपको नीचे के लेवल पर बाजार जब मौका दे तब आप खरीदारी करने के लिए तैयार रहें। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो तैयार रहिए निचले स्तरों पर खरीदने के लिए, बट थोड़ा कॉशन बरतना ज़रूरी है। आने वाले 15 दिन इंटरेस्टिंग रहेंगे बाजार के लिए। चलिए सर, पोजिशनल व्यू तो आपने दे दिया, आज का क्या व्यू बन रहा है बाजार के लिए? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, क्योंकि अमेरिका में जो तेजी हुई है वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा हुई है, 300 पॉइंट के आसपास की। लेकिन हाँ, अभी डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे है, और एशियाई बाजार भी कमज़ोर है। तो आप एसजेएक्स निफ्टी को मिला के कहें तो कह देंगे नेगेटिव है। बाकी वैसे एसजेएक्स निफ्टी को हटाकर देखें तो न्यूट्रल आपके लिए संकेत है। एफआईज के संकेत नेगेटिव आए हैं सरप्राइजिंगली ये शुक्रवार के सेशन के। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटिमेंट कॉशियस है, सावधानी भरा, नेगेटिव भी हो सकता है आज के बाद, और ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल है। आइए, दिन का सपोर्ट जोन 14,675 14,700 दिन के लिए सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे खुलने के संकेत हैं। और उसके बाद 14,575 14,625 ये अगली रेंज है बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर।
अब संभावना है कि दूसरे सपोर्ट रेंज के आसपास ही आप खुलेंगे। 14,825 14,875 दिन के लिए हायर रेंज है, हालांकि गैप से खुलने के बाद ये रेंज नीचे की तरफ आ जाएगी। 14,925 14,975 बहुत स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,000 32,150 एक छोटा सपोर्ट जोन है और ये आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। और इसके नीचे अगर आप देखें तो सीधा 31,125 31,300। दीप, बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी समस्या यही जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, 32,000 के नीचे कोई ढंग का एक भी सपोर्ट नहीं है। एक छोटा सा सपोर्ट 31,700 के आसपास का बनता है बैंक निफ्टी पर, और उसके बाद सीधा नीचे 31,300 के आसपास का 31,125 31,300। और समहाउ ऐसा लग रहा है कि 32,000 को तोड़ने के बाद हो सकता है 31,125 31,300 तक बैंक निफ्टी इस फॉल में आने की कोशिश करें। नॉट नेसेसरी वो आज का आज हो, लेकिन 31,125 31,300 तक आता हुआ बैंक निफ्टी मुझे नज़र आ रहा है, वो बड़ी चिंता की बात है। यानी कि यहाँ से भी 1,000-1,200 पॉइंट की 1,300 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में आराम से नज़र आती है नीचे की, वो एक चिंता की बात है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत और कमज़ोर कड़ी बैंक निफ्टी है। और आप देखिए इन्फोसिस के तगड़े बायबैक, TCS के रिजल्ट से पहले भी अगर SGX निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप बैंकिंग शेयरों को दे दीजिए। तो बैंक्स को लेकर समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। जहाँ तक ऊपर की रेंज का सवाल है 32,500 32,675 बैंक निफ्टी के लिए दिन की ऊपरी रेंज है। 32,775 32,975 स्ट्रॉन्ग सेल जोन, ये है आपके लिए सारे लेवल्स। दीप। बिल्कुल सर, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, और बैंक्स इन पर्टिकुलर आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। दिन के लिए इंपॉर्टेंट रेंज क्या है सर? 14,700 14,875 दी थी मैंने थोड़ी देर पहले जब बनाई थी 7 बजे के आसपास। अब तो काफ़ी मूड माहौल बदल चुका है। 14,650 14,925 14,600 14,975 ये रेंज है, लेकिन आई एम श्योर अब रेंज काफ़ी नीचे की तरफ थोड़ी और आ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 32,000 32,675 31,700 32,775 और नीचे 31,300 32,975 ये है वो रेंज बैंक निफ्टी के लिए जिस पर आपको रखनी है नज़र। FIs की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 61% से घटकर 58% आई है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है 129, ठीक है। और विक्स आपका 3% घटा है। तो ये आपके लिए कुछ एक और डेटा है दीप। बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग एक्शन है और थोड़ी कमज़ोरी वाले बाजार में आपको देखना पड़ेगा किस तरह से अप्रोच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो फिर क्या करें सर आज? एग्जिस्टिंग पोजीशंस में स्टॉप लॉस रखना चाहिए दीप, एक ही जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा और वो होगा आपका 14,775 का, यानी कि शुक्रवार के लोज का। और शुक्रवार के लो के नीचे आप खुलने जा रहे हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहने में कोई समझदारी वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी पर भी शुक्रवार के लो का ही है 32,300 के आसपास का, उसके नीचे ही खुलेंगे और उसके नीचे खुलने के बाद आपके लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहने में कोई समझदारी है नहीं। तो ये खुलते ही आपके लिए स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन पर ट्रिगर होंगे। इंट्राडे वाले, क्लोजिंग वाले चाहें तो इंतज़ार करें, लेकिन कोई बहुत बड़ी साइजेबल रिकवरी आएगी उसकी उम्मीद मुझे आज कम दिखती है। बहुत बड़ी रिकवरी के लिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। एक हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आ जाए और उससे बढ़ जाए तो वापस आप प्रॉफिट बुकिंग या बिक वाली ही आते हुए देखेंगे। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 14,925 का रखिए स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर 32,700 का रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अब जो लोग फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं निफ्टी बेचिए 14,925 के स्टॉप लॉस के साथ। 700 650 625 575 ये तो लेवल्स हैं ही मिनिमम यहाँ तक, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो 575 तक के लेवल्स तो दिख रहे हैं जहाँ तक के लिए निफ्टी बेचा जा सकता है। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो 14,550 14,625 की रेंज में खरीदिए। देखिए 14,459 का लो बनाया था आपने पिछले हफ्ते, तो 14,450 के आसपास 75 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इस स्टॉप लॉस को 14,450 कर लें, 14,450 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 14,675 725 775 815 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आप एक चांस ले सकते हैं बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का 14,550 से 625 की रेंज में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है शॉर्ट करें 32,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 32,350 32,150 32,025 ज़्यादा संभावना है कि इसके आसपास आप खुलेंगे। इसके बाद 31,725 31,500 31,300 ये लेवल्स है जहाँ तक बैंक निफ्टी के जाने की आशंका बनती, इस पर रखिएगा नज़र। जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, बहुत दूर का लेवल दे रहा हूँ
31,125 31,300 का, क्योंकि उससे पहले कोई ढंग ढंग का लेवल मेरे पास आ नहीं रहा है दीप। 31,500 एक छोटा हल्का सपोर्ट हो सकता है, 31,700 एक हल्का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन मैं आराम से इंतजार करूंगा। अगर मिला मौका 31,125 31,300 में तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे कहाँ कब कैसे सेटल होता है बैंक निफ्टी। खरीदना है तो इसी रेंज में और 31,000 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 31,500 700 975 और 32,150 मैक्सिमम। इन टारगेट्स के लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में निचले स्तरों पर खरीदारी, यानी कि खरीदारी के लिए काफ़ी जगह है बैंक निफ्टी में अब भी आपके लिए नीचे की तरफ। जी दी। बिल्कुल, तो जैसे अनिल जी ने कहा 1000 से 1200 पॉइंट फिसलने की जगह है बैंक निफ्टी पर, और उसके बाद आपके लिए खरीदारी की जोन्स निकल कर आती हैं। बैंक निफ्टी हमने देखा भी है मजबूत बाजार में भी थोड़ा कमज़ोर रहा है। आज देखते हैं कमज़ोरी में कितना पार्टिसिपेशन रहेगा। सर बैंड में तो कुछ बदलाव नहीं है, सेल था, सेल बना हुआ है। फंड्स का डेटा थोड़ा समझते हैं सर, क्योंकि पिछले हफ्ते की मजबूती में भी हमने देखा एफआईज ने खुल के तो खरीदारी नहीं की और फ्राइडे के दिन तो 650 करोड़ की बिकवाली की है। कैसे समझे इसे? ये तो समस्या है दीप की ऊपरी स्तरों पर जैसे आप 15,000 के नज़दीक पहुंचते हैं, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव बनता हुआ नजर आता है। 650 करोड़ की बिकवाली कैश में, 639 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली, और बढ़िया अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बनाई है दीप, बढ़िया वाली, मतलब तगड़ी वाली। या तो एफआईज को पहले से डर था कि वीकेंड पर कोरोना के मामले बढ़कर आएंगे और जो लॉकडाउन है उसका खतरा बढ़ेगा। मुझे लगता है उसको देखते हुए शायद उन्होंने अपनी तगड़ी पोजीशन शॉर्ट साइड पे बनाई है। इंडेक्स में ये हो गई, और स्टॉक्स में भी 666 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं एफआईज ने। तो आप देखेंगे तो नेट नेट डायरेक्शन के तौर पर कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब मिलाकर 2000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। और ये आंकड़ा बड़ा है, और बड़ा इसलिए कि घरेलू फंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने 270 करोड़ की बिकवाली की है। तो फिर खाली ट्रेडर्स खरीद कर कब तक मार्केट को रोकेंगे, वो भी इस तरह के माहौल में, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत भी इस लिहाज से है। फ्लोज आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स और फ्लो अच्छे होते हैं तो आप कोरोना के मामलों को खरीदारी के मौके के तौर पर लपक लेते हैं, लेकिन जब ये दोनों भी नेगेटिव है और कोरोना के मामले की वजह से बाजार गैप से खुल रहा है, तो आप सावधानी से आराम से हल्के होने की कोशिश करेंगे या इंतज़ार करेंगे अच्छे लेवल्स का, अच्छे करेक्शन का, तब एंटर करेंगे। ये साफ आपको डेटा में दिख रहा है। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से देखें तो 14,800 के नीचे खुलने के बाद थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है दीप, क्योंकि 14,800 के बाद 19 लाख शेयर जो पुट में है ओपन इंटरेस्ट, वो रिस्क पर आएंगे 14,700 पर। हालांकि क्या पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगला अहम सपोर्ट वायदा कारोबार में डेटा के लिहाज से 14,500 का दिखता है। ऊपर में 14,900 पार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा अब, जिस तरह की पोजीशंस बनी है। तो 14,500 14,600 की रेंज में कहीं न कहीं आगे निफ्टी पहुंच सकता है। ये वायदा कारोबार के डेटा से हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन चूंकि डेटा काफ़ी कम है इसलिए थोड़ा सा सावधान रखें। और बैंक निफ्टी में बहुत ही कम डेटा, नहीं के बराबर है, तो उसमें कोई खास नहीं। 32,000 हल्का सा सपोर्ट है, 6 लाख शेयर पुट में है, उसके आसपास आप खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। 32,000 के नीचे थोड़ी सी गिरावट, कमजोरी बढ़ेंगी, लेकिन वो पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से आपको डरना घबराना पड़े। और एक चीज़ मैं अच्छी जो कहना चाहता हूँ वो ये कि गिरावट पिछले 2 दिनों में मंडे को हो रही है, और मंडे की गिरावट में कम से कम एक आराम रहता है कि सीरीज़ के पहले दिन शुक्रवार को बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनती नहीं है। नहीं तो यही अगर गिरावट बुधवार को हो या गुरुवार को हो तो पोजीशंस ज़्यादा होती है। ऐसे में गैप डाउन ओपनिंग पर तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स के लिए नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो कम से कम सोमवार की गिरावट बहुत ज़्यादा पोजीशन पर नहीं होती, ये एक आराम की बात है। और ऐसे में लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा उतना ज़्यादा नहीं है कम से कम इंडेक्स में, जितना अदरवाइज किसी और दूसरे दिन हो सकता है। दीप क्लियर बात है सर। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल 14,600 का लेवल एसजीएक्स निफ्टी डिफेंड कर रहा है। देखते हैं ओपनिंग के बाद निफ्टी पर आपको किस तरह के एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़े स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स लेकर कुशल और मानसी तैयार हैं, और ब्रोकरेजेस का एक्शन आज किधर है ये जानेंगे आशीष के साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। निफ्टी में टीसीएस के नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए नजर आएंगे, साथ ही फाइनल डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इस पर नजर रखिए। साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर इनका क्यूआईपी के फाइनल इशू साइज और प्राइस पर बोर्ड बैठक होने वाली है। फ्लोर प्राइस जो है 125 रुपये 80 पैसे प्रति शेयर जो है वो तय किया गया था। साथ ही अगर आप देखें तो एनआईटी लिमिटेड, इसका जो है बाईबैक ये आज से खुलता हुआ नजर आएगा, और 18 अप्रैल तक ये जो है बाईबैक खुला रहेगा। 240 रुपये प्रति शेयर पर जो है ये भाव पर बाईबैक तय किया गया
था और कुल 237 करोड़ का ये जो बाईबैक है ये कंपनी ने तय किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है लॉकडाउन को लेकर 11 बजे मंत्रिमंडल की, तो देखना होगा कि वहां से अब क्या फैसले निकल कर आते हैं और फरवरी के आईआईपी और मार्च सीपीआई जो आंकड़े हैं वो आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप की जो अर्जी है अमेजन मामले में वो भी दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसमें आज सुनवाई होने वाली है, तो वहां पर देखना होगा कि किस तरह के डिसीजंस निकल कर आते हैं। साथ साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स यहां पर इनके आईपीओ का फाइनल अपडेट आता हुआ नजर आया है। आईपीओ कुल ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं रही है, करीब 0.4 टाइम्स जो है यहां पर पार्टिसिपेशन रही है। बैंड आप देखिए 483 से 486 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था और आईपीओ के जरिए करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। इसके अलावा कुछ एक चुनिंदा फार्मा कंपनियां वो फोकस में रहेंगी, जिसमें कैडिला, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मोवा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स जो है वहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहां पर सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर जो है रोक लगा दी है। जिस तरह से कोविड के मामले देश में बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए रेमडेसिविर के निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है टिल फर्दर ऑर्डर। साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा ये फोकस में रहेगा, क्योंकि औरोरा लाइफ साइंस लिमिटेड के साथ जो एमलगमेशन की बात थी उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और मर्जर के बाद जो नई कंपनी है उनके शेयर धारकों को सोलारा एक्टिव में करीब 27% हिस्सेदारी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। और करार के बाद अगर आप देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी जो प्योर प्ले एपीआई के हिसाब से अगर आप देखें तो सोलारा एक्टिव पर आपको इस वजह से नजर रखनी है। यहाँ पर ये स्टॉक इस वजह से फोकस में रह सकता है। और अंत में नैटको फार्मा, यहाँ पर जो एक कैंसर की दवा है आइब्रूटिनिब, इसकी जेनरिक दवा को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है यूएस एफडीए से और यूएस में अगर आप देखें तो इसका मार्केट करीब करीब 370 करोड़ डॉलर का है। तो इस वजह से नैटको फार्मा भी आज आपको अपनी नजर में रखना है। बिल्कुल, तो फार्मा को लेकर ढेरों खबरें हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। साथ ही आईटी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। आइए मानसी से भी जानते हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स और फंड एक्शन। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड पर फोकस रखिए। Q4 बिजनेस अपडेट आया है और काफी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में करीब 18% की बढ़त दिखी है। डिसबर्समेंट में 42% की तेजी, वहीं कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 97% पर जाती हुई दिखी है। प्रभात डेयरी डीलिस्टिंग के चलते 22 अप्रैल शेयर में ट्रेडिंग का आखिरी दिन होगा। सस्पेंडेड होगा ये ट्रेडिंग से अप्रैल 23 से विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 23, लेकिन 22 अप्रैल इनकी ट्रेडिंग का आखिरी दिन होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले 3 साल में ईवी बिजनेस में कंपनी 3,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, करने का लक्ष्य बनाकर ये चल रही है और खासतौर से इंडिया और साथ ही ग्लोबल आउटलुक ध्यान में रखते हुए कंपनी को ईवी बिजनेस को बढ़ावा देने पर फोकस है। बलरामपुर चीनी पर फोकस रखे। 320 KLPD यानी किलो लीटर प्रति दिन डिस्टिलरी प्लांट के लिए क्षमता विस्तार खर्च 105 करोड़ से कंपनी ने बढ़ाया है। क्षमता विस्तार खर्च 320 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर अब 425 करोड़ कर दिया गया है। दिसंबर 2022 तक प्लांट शुरू होने की उम्मीद है और प्लांट से 650 करोड़ की आय में बढ़त का भी अनुमान कंपनी लगाकर चल रही है। कंपनी ने बैंकों से 220 करोड़ रुपए उधार लेने का प्रस्ताव भी किया है। और अंत में एक बल्क डील है। टिमकेन इंडिया पर HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 9,20,000 शेयर्स 1,360 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं, तो इसके चलते ये भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो मिड कैप स्पेस में भी बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं। चलते हैं FIR पर आशीष के साथ। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो इन्फोसिस ही फोकस में रहेगा। CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1660 रुपए के लक्ष्य के लिए कह रहे बायबैक का जो साइज है करीब 1.1 से लेके 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा। हालांकि ये जो बायबैक रहेगा EPS न्यूट्रल रहेगा, लेकिन पिछले 2 बायबैक का ट्रेंड अगर आप देखें तो 20 से 25% के प्रीमियम पर हुए हैं और करीब 1.1 से लेके 1.16% बायबैक के साइज का ये अनुमान लगा रहे हैं। तो इन्फोसिस तो आज स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें। 360 का लक्ष्य दिया, ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि 315 ही अगर आप देखें तो शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि आगे जाकर भी मार्जिन में सस्टेनेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन CLSA लंबे समय से स्टॉक पर बेरिश है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है 320 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा फोकस में रहते हैं रोज मेटल स्टॉक। सिटी की रिपोर्ट है और
और बढ़िया ही रिपोर्ट आई है। टाटा स्टील पर देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 900 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। JSPL खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 485 रुपये के लक्ष्य के लिए 415 क्लोजिंग है। हिंडाल्को खरीदारी की राय दी है 385 के लक्ष्य के लिए 360 के आसपास की क्लोजिंग है। ये डीलेवरेजिंग के ऊपर बेट कर रहे हैं, जिसके चलते देखिए स्टॉक्स पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। बायोकॉन बढ़िया रिपोर्ट आई है, माफ कीजिएगा बहुत ही खराब रिपोर्ट आई है CLSA की। बिकवाली की राय को बरकरार रखा है इन्होंने, 240 रुपये के लक्ष्य के लिए 421 के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो इस प्रकार के वैल्यूएशन है वो सस्टेनेबल नहीं है। कैडिला पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 460 रुपये के लक्ष्य के लिए। और कंज्यूमर स्टॉक्स पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट है। और सभी स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दी इन्होंने। HUL पर दिया है 2925 रुपये का टारगेट, ITC पर 275 का, डाबर पर भी ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 650 रुपये के लक्ष्य के लिए। AB फैशंस भी इन्हें पसंद आ रहा है 245 के लक्ष्य के लिए। वरुण बेवरेजेस पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य दिया 1200 रुपये का। और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इस स्टॉक पर भी फोकस रखना है, 555 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। ओके, तो ये है आपके लिए कंज्यूमर सेक्टर पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट। टारगेट्स अलग अलग आते हुए दिख रहे हैं। टाइटन और हेवल्स बिकवाली की राय है। टाइटन और हेवल्स बिकवाली। ओके, लीवर 2925। हे भगवान, यही बचाए अब मार्केट को, इन्हीं पर उम्मीद है। लीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले खाने पीने की चीज़ें ही हैं जो काम आती दिख रही इस तरह के कोरोना के मामले में। आइए बढ़ते हैं आगे, और आज है सोमवार, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। वागले साहब सुप्रभात, कीजिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द वीक वही है जो मैंने फ्राइडे को जिसका जिक्र किया था। स्टॉक है लुपिन। इतना नीचे SGX बता रहा है तो आपको नीचे में लेने का चांस मिलेगा। 1080 के आसपास का बंद है। मुझे लगता है 1060 के थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रख के 20 रुपए के रिस्क लेके मेरा एक 1120 1130 तक के टारगेट्स मेरे होंगे, जो मुझे लगता है ये वीक में आने चाहिए। शायद 1150 तक भी जा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें और दवाएं, ये दो तो लॉकडाउन में और किसी भी तरह के प्रतिबंधों में भी काम आने वाली है। ऐसे में गिरावट में आज खरीदारी करने की कोशिश करें। ल्यूपिन को 1059 के आसपास लगाइएगा स्टॉप लॉस, 1120 1130 के टारगेट वागले साहब की तरफ से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या करेंगे? सुप्रभात अनिल जी खरीदारी करेंगे, बट उससे पहले एक अपडेट है। जो हमारी शुक्रवार की मेरी और कुणाल जी की स्पेशल कॉल थी आपके 3 साल पूरे करने पर जी बिजनेस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, उस पर बड़े टारगेट्स आने शुरू हो गए हैं। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज, जो बड़ी बड़ी फॉरेन ब्रोकरेज जो रिपोर्ट निकालते हैं, वो भी जी बिजनेस देख रहे हैं। और आज का मेरा जो अब इस वीक का पिक ऑफ द वीक है, थोड़ा डिफेंसिव हो गया हूँ, IT फ्लेवर में है, तो टेक महिंद्रा को मैंने चुना है। 1034 1034 का स्टॉप लॉस है, 1085 1085 का टारगेट है, और टेक महिंद्रा है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, डिफेंसिव नहीं, यही आज की तारीख में एग्रेसिव है, क्योंकि अगर बढ़ना है तो IT शेयरों को ही बढ़ना है, और टेक महिंद्रा है बंसल जी की पसंद इस हफ्ते के लिए। कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी नमस्कार, बताएं सर आपने क्या चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी 250 पॉइंट नीचे SGX। अनिल जी अब देखिए अनिल जी क्या कहते हैं आप, पिक दूं या नहीं दूं अनिल जी? चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बाजार खुलने के बाद भी दें, या फिर कंडीशनल बाय दे दें, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। देखो, और अभी तो आपने शुक्रवार के दिन ये सब कुछ कहा ही है कि मेरे पैनल पे सबसे ज़्यादा लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विश्वेश जी और आशु सर और शुभम जी ये सब बोल के गए। अब अभी शुक्रवार और सोमवार में मैं कैसे अपना स्टैंड बदल लूँ? इसलिए आपको पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्त ना करने की भी आज़ादी है। अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है मेरी, चलिए कॉल दे ही देता हूँ अनिल जी। और डिफेंसिव स्टॉक है और मुझे चार्ट बहुत पसंद आ रहा है अनिल जी। आज नीचे खुलेगा तो हो सकता है एक अच्छा अवसर मिल जाए खरीदारी का। स्टॉक है टाटा CP यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो अनिल जी देखिए खाने पीने की चीज़ों की भी आप चर्चा कर ही रहे थे, तो अनिल जी यहाँ तो मांग में कोई कमी नहीं आएगी, और लॉकडाउन हुआ तो अनिल जी यहाँ मांग और बढ़ेगी। तो टाटा CP में खरीदारी करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 665 रुपये पर, 665 पर गिरावट में खरीदे, 665 का स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 700 रुपये के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा।
अच्छा, एक चीज़ की क्रेडिट देता हूँ, देखो आपके खरीदारी टारगेट और ये तो आए नहीं आए, कब आए, जल्दी आए लेट आए, वो एक अलग बात है, लेकिन गोदरेज सीपी के बाद टाटा सीपी का नामकरण आपने किया आज पहली बार। नहीं तो अब तक तो इस स्टॉक को हमेशा टाटा कंज्यूमर ही बोला जाता था, पहले टाटा ग्लोबल हुआ करता था, उससे पहले टाटा टी हुआ करता था, लेकिन टाटा सीपी ये तो मैंने पहली बार ही सुना। बंसल जी, आपने इससे पहले कभी टाटा सीपी नाम बोला सुना है? नहीं अनिल जी, पहली बार सुन रहा हूँ अनिल जी, मैं भी इसी धरती पे रहता हूँ, तो नाम अगर आपने पहली बार सुना है तो शर्ती अनिल जी मैंने भी पहली बार सुना है, और इसका नामकरण कराया अभी कुणाल जी ने। चलिए, कुणाल जी के नामकरण हमेशा सुपरहिट होते हैं, इस बार भी होंगे। आइए बढ़ते आगे, अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। टीसीएस, नतीजों से पहले वागले साहब देखिए चार्ट्स, खरीदना है, बेचना है या फिर नोटा है? अनिल जी, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो आज की गिरावट में टीसीएस को खरीदना है, बिकॉज पैटर्न तो अभी भी इंटैक्ट है। मेरा 3,500 3,600 तक का पोजीशनल टारगेट है, अभी 3,320 है। शायद आपको आज के गिरावट में एक 2% नीचे मिल सकता है, तो 3,250 270 ये रेंज में खरीदना है। 3,200 के नीचे का स्टॉप लॉस और 3,500 550 का टारगेट पोजिशनली, ये मेरा व्यू है। ओके, तो खरीदारी करने की राय है आपके लिए टीसीएस में, अगर व्यू थोड़ा सा लंबा रखें। लेकिन अगर सिर्फ आज ही के लिए ट्रेड करना है तो आज शाम को बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं नतीजे, उस लिहाज से रिस्क जो रहेगी आपको और इंट्राडे और क्लोजिंग के बेसिस पर हम देंगे स्ट्रेटेजी। इन्फोसिस बायबैक का ऐलान हो चुका है 14 तारीख को नतीजों के साथ। कुणाल जी, इसके चार्ट्स देखिए, बताइए आज कितना बढ़ेगा और कितना गैप से खुलने के बावजूद खरीदा जाए, या फिर अब पीछे पीछे ना भागे, दौड़ ना लगाएं, छोड़ दें, करना क्या ये बताइए। अनिल देखिए, चार्ट बहुत स्ट्रांग है और अनिल जी चार्ट पर तेजी के संकेत तो पिछले कई दिनों से बन ही रहे थे। मुझे लगता है अनिल जी अभी भी अपसाइड है, डिपेंड करता है कहाँ खुलता है। इस स्टॉक के लिए जो चार्ट पर बड़ा रेजिस्टेंस है वो 1512 रुपये 1512 के आसपास है। ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में अब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर लेवल्स बहुत एक्यूरेट नहीं होंगे, लेकिन 1515 1512 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। ये लेवल निकल जाता है तो अनिल जी इसमें और ऊपर के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो डिपेंड करता है कि 1512 के कितने करीब खुलता है। तो अगर बहुत बड़ा अपसाइड नहीं बचे तो फिर नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन 1512 मुझे लगता है स्टॉक में आता हुआ दिखेगा। ओके, 1512 तक की तो यात्रा करेगा, ये बात पक्की है, यानी कि 1512। ये कैश फ्यूचर कौन से लेवल बोल रहे हैं कुणाल जी आप? यानी ये कैश का लेवल है, कैश का 1512 कैश, यानी कि 60 और 70-75 रुपए की जगह तो है इन्फोसिस में, यानी कि 5% की तेजी तो इन्फोसिस में बनी सकती है। और किन स्टॉक्स में बनेगी तेजी जानते हैं। जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और तेजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, भले बाजार खराब है, जैन साहब शॉर्ट कॉल तो देते नहीं, देते तो लॉन्ग कॉल ही है, और गिरते बाजार में कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश ही करेंगे। जैन साहब बताइए आपकी लिस्ट। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो देखिए दिन तो वाकई में रिस्की है, और जिस तरीके से वीकेंड पे माहौल बदले हैं, कोरोना की केसेस को लेकर नर्वसनेस तो पूरी है मार्केट में, और लॉकडाउन के भी जो माहौल बना है। सो बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वही हमारी जो थीम है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डायग्नोस्टिक्स, पिछली बार भी इसी समय मुझे याद है अगस्त का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक कैसा माहौल था, और उस टाइम पे हमने हमारे दर्शकों के पैसे बनवाए थे। स्ट्रैटेजी बाई स्ट्रैटेजी और सेक्टर बाई सेक्टर हमने धीरे धीरे करके रोटेट करवाया, और पूरे अगस्त तक बहुत जबरदस्त माहौल बनाया है। बट एनीवेज मैं एक बार तो मेरी रिपीट करूंगा, जो मैंने वीकेंड का जो शो था बाजार अगले हफ्ते, उसमें जो मैंने पिक्स दिए हैं, और वहां पे भी फार्मा हैवी मैंने पिक्स दिए हैं। तो बायोकॉन मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया है, और गैब्रियल इंडिया इंट्राडे कैश पिक के तौर पे दिया था। सिंजिन इंटरनेशनल मैंने दिया है पोजिशनल पिक के तौर पे, फार्मा पिक अगेन, एंड आरपीजी लाइफ साइंसेज एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी जो कि जेम स्टॉक के तौर पे भी दिया हुआ मैंने, और वापस से बहुत बढ़िया लेवल्स पे, कंसोलिडेटेड लेवल्स पे है, तो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने आरपीजी लाइफ साइंसेज दिया है। और पिक ऑफ द वीक में मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और वहां पे एक बढ़िया न्यूज इस बार जो दिग्गज कंपनी में आने वाली है, तो इन्फोसिस के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए। सो इन्फोसिस विल बी द पिक ऑफ द वीक। ओके, इन्फोसिस ये है आपके लिए पिक ऑफ द वीक जैन साहब की तरफ से। इसके अलावा बायोकॉन, गैब्रियल, सिंजिन, आरपीजी लाइफ साइंस, ये 4 स्टॉक और हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जय ठक्कर भी हमारे साथ हैं। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी,
पास्ट 2-3-10 की कमाई में मैंने मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर इसका जिक्र किया था और इनफैक्ट काफ़ी लो लेवल्स पर हमने रेकमेंड किया था और वहाँ से एक अच्छी तेजी हमें एज एंटीसिपेटेड देखने मिली वहाँ पे। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से मेट्रोपोलिस में बाई पोजीशंस बना सकते हैं, बिकॉज लोअर लेवल पर एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पर बाय रेकमेंड किया था, वहाँ से तेजी देखने मिली। बट देर आफ्टर अभी लास्ट वीक में हमने ये देखने मिला है कि एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में आ चुका है। क्लियरली एक रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ था ये स्टॉक में और उसके लोअर एंड से जो हिसाब से रिवर्सल दिखाया विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स और क्लियर एक मोमेंटम में बाय क्रॉसओवर देखने मिला है उसके वीकली चार्ट्स पर भी। और मेट्रोपोलिस में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा बन रहा है जी। इसकी रेंज का जो ब्रेकआउट आया लगभग 1850 से लेकर 2300 तक की ये रेंज थी, तो लगभग 450 पॉइंट की रेंज थी ये स्टॉक में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 2700 तक के लेवल्स मेट्रोपोलिस में हमें देखने मिल सकते हैं, 2700 2750 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। जो 2480 के आसपास ये क्लोज हुआ था। अब इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 2370 का क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप देखेंगे 90 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनेगा क्लोजिंग बेसिस पर। बट अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से अनिल जी काफ़ी अच्छा है, लगभग 300 पॉइंट की अपसाइड लगभग बन रही है। सो 250 से 300 पॉइंट की अपसाइड 2700 2750 ये दो टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस को खरीद कर चलना चाहिए। ओके, तो ये है मेट्रोपोलिस में खरीदारी करने की राय। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स जैन साहब भी अभी इसी की बात कर रहे थे कि बड़े मजबूत रहेंगे, पसंद है और ये पसंद है जय को भी। जैन साहब, हिंदुस्तान कॉपर पर राय दीजिए। आज इनके QIP की इशू साइज और प्राइस पर तय करने को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। 125 रुपये 80 पैसे पर इन्होंने प्राइस तय की थी, लेकिन देखो स्टॉक तो नीचे आया ही नहीं, जबकि 15% डिस्काउंट रखा था इन्होंने फ्लोर प्राइस के लिहाज से। 143-44 रुपये के आसपास है। क्या मार्केट से खरीदा जाए या प्राइस तय होने दें या निचले स्तरों का इंतज़ार करें? क्या सही रणनीति होगी, बताइए। नहीं, इंतजार करना चाहिए अनिल जी। देखिए ओवर हीटेड हो चुकी है। एक तो देखिए PSU है, दूसरा फिर मेटल्स है और मेटल्स में भी बेस मेटल्स और कॉपर वाली कंपनी तो कैप्टन ऑफ बेस मेटल्स बोलते हैं इसको। और जिस तरीके की तेजी बनी हुई है तो सारे बेस मेटल स्टॉक्स में और मेटल स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त गरमाया हुआ है माहौल। बट मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए और अब लगता है कि एक बार हो गई, लेट हो गई और जिन लेवल्स पे है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी अब थोड़े डिफिकल्ट हो गए पैसा बनाना। बाकी एक बात कह दूं कि कोई फंडामेंटल्स अगर बहुत स्ट्रांग समझे तो वैसा नहीं है, मतलब नेगेटिव रिटर्न नंबर्स है। और ओवरऑल देखिए ये मुझे ध्यान है कि किस तरीके से जब इनके डिसइन्वेस्टमेंट की बातें आती थी तो कैसे नीचे आते थे और स्टॉक्स नॉन स्टॉप 2 फिगर तक भी आए और वहां से अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो हमें अब दूसरे विकल्प देखेंगे और मार्केट्स में थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ा हुआ है क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर के लेवल्स पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो इट्स नॉट दैट इजी कि यहाँ पे अब बाइंग कर करके बहुत बड़ा पैसा बन जाए, रिस्क के साथ बनेगा। सो वन शुड वेट एंड वॉच। एंड मेटल्स ओवर हीटेड हो चुकी है तो वैसे भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके, तो थोड़ा इंतज़ार करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने के लिहाज से। लेकिन खरीदारी करने की राय लेना चाहता हूँ सरावगी साहब आपसे। स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी, दूसरे सरावगी साहब का, और खबर यह है कि वो अपना जो क्षमता विस्तार है उसमें 105 करोड़ रुपए से बढ़ा रहे हैं अमाउंट। पहले 320 करोड़ का करना था, अब 425 करोड़ का, यानी कि आगे चलते हुए थोड़े मजबूत आउटलुक नज़र आ रहे हैं और इस प्लान से 650 करोड़ रुपये रेवेन्यू बढ़ेगा। ये है एक अपडेट इसको लेकर। 234 पर हुआ है बंद, बताइए सर। अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने पहले ही बलरामपुर चीनी पर खरीदारी की राय दी, उसके बाद बड़ी तेजी भी बनी और अनिल जी अभी भी तेजी की पूरी संभावना दिखती है। तो अनिल जी स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, स्टॉक ने 200 रुपए के ऊपर जब ये चलने लगा था तभी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था और तभी भी हमने हाईलाइट किया था। वहां से एक बड़ी तेजी आ गई है, अभी भी तेजी की गुंजाइश है। कोई भी डिप मिले तो बलरामपुर चीनी खरीद करके चलना चाहिए। मुझे अनिल जी लगता है स्टॉक 270-275 के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो गिरावट में खरीदारी करें और जब तक ये स्टॉक 215 रुपए के लेवल्स के ऊपर है तब तक इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, होल्ड करके चलने की राय। ओके, तो फिलहाल इसे होल्ड करें, चिंता की बात नहीं। जैन साहब जरा NIT लिमिटेड पर राय दीजिए। आज से इसका बायबैक खुल रहा है, 18 अप्रैल तक खुला रहेगा। 240 रुपए के दाम पर बायबैक किया जा रहा है, 177 का भाव है। जिनके पास शेयर हैं वो बायबैक में दे दें, मार्केट से खरीद के भी दें, क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, देखिए मार्केट से अब तो खरीदने का मौका खत्म हो गया है
और अब तो बायबैक में टेंडर की शुरुआत है, सो इट वाज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी और बहुत जबरदस्त मार्केट में चला था, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल टेंडर करना चाहिए। एक अच्छा खासा प्रीमियम दिया, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। मुझे ध्यान है ये स्टॉक को मैंने 60 रुपए से रेकमेंड करते हुए आ रहे चैनल पे, 90 रुपए पे भी रेकमेंड किया, 120 पे भी किया, और आज ऐसे लेवल्स पे है क्योंकि देखिए वैल्यू है जबरदस्त, एजुकेशन का एक अच्छा प्ले है, फिर इनका जो NIT टेक जो कोफोर्ज हो गया वहां की स्टेक को लेकर भी न्यूज थी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब टेंडर बिल्कुल करना चाहिए। ओके, तो टेंडर करना चाहिए। 240 रुपये का दाम अच्छा है जहाँ पर आप टेंडर करें तो बेहतर होगा। ये जैन साहब की तरफ से राय है। बंसल जी, सोलारा एक्टिव फार्मा, इस कंपनी के चार्ट्स भी देखिए, हल्की फुल्की खबर है, बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन इन्होंने एक कंपनी के साथ अमालगमेशन करना था, साथ में जोड़ना था, उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। औरोरे लाइफ साइंस ऐसा कुछ नाम है इस कंपनी का, और इस करार के बाद ये API और क्लेम्स के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सोलारा एक्टिव फार्मा, चार्ट्स बताइए सर। अनिल जी, चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, और अब यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी री-रेटिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। एक काफ़ी बड़ा बेस नीचे में 1250 के अराउंड है, और एक छोटा सपोर्ट 1315 के अराउंड है। तो जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शंस पर यहाँ खरीदारी की राय है। यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट है, ये स्टॉक 1600 प्लस के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर पोटेंशियल है, अभी भी आगे तेजी का। जैन साहब, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस शेयर पर अपनी राय दीजिए। चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट आया, मजबूत है ना। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो इनका 17.5% बढ़ा है। डिसबर्समेंट यानी कि जो लोन बांटते हैं 42% बढ़ के आया, और कलेक्शन एफिशिएंसी देखिए 97%। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स मजबूत है। पसंद है आपको, खरीदेंगे? देखिए पसंद तो था ही अनिल जी। देखिए मैंने निचले लेवल्स पे रेकमेंड भी किया और अच्छा खासा ऊपर के लेवल्स पे जाके अब देखिए करेक्शन भी है। मैं थोड़ा कॉशियस हूं इस सेक्टर को लेकर। देखिए माइक्रो फाइनेंस वैसे ही आप देखिए बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब ऊपर के लेवल की दिग्गज कंपनियां जब बैंकिंग सेक्टर की अंडर परफॉर्म कर रही है तो ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी MFI है, इसमें कोई दो राय नहीं है, MNC है। बट जिस तरीके से अब मार्केट में लॉकडाउन के फियर्स और वापस से जो पलायन हो रहा है लेबर का, और ये सबको देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा ये सेक्टर अब अफेक्टेड रहेगा, तो अब रिस्क लेनी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं थोड़ी सी ओवरऑल इन दिनों में माइक्रो फाइनेंस को लेकर बेरिश था, और अभी भी माहौल जब सुधरने लगा ही था तो ये वापस से डेंट है। सो आई फील कि बिल्कुल रुकना चाहिए, और नीचे आए तो भी एक बार खरीदने की राय अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, नीचे आए तब खरीदें। आइए पिक ऑफ द वीक लेने का वक्त है। हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के लिए मेरे को लगता है कि HUL को सिलेक्ट करें। HUL ये हफ्ते में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। लास्ट वीक HUL में ब्रेकआउट देखने को मिला है, रिसेंट के स्विंग हाइज ब्रेक हुए हैं और स्टॉक ने एक ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो HUL के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 2550 2600 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, और नीचे में 2410 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। 2410 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 2550 से 2600 के टारगेट्स के लिए। कि 2550 2600 ये रखें, टारगेट करें खरीदारी। HUL में 2475 पर हुआ है बंद। लीवर काफ़ी लोगों को पसंद आता हुआ दिखाई, इस स्टॉक में हो सकता है भरपूर एक्शन। डॉक्टर रेड्डीज़ ये एक और स्टॉक है जहाँ पर हमें फोकस करना है। और जय जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए, अगले 10 दिनों में स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना है। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, हर रोज़ हर हफ्ते ऐसा एक बार लगता है कि इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, लेकिन इस बार फिर से खबरें आई। तो ये नई तो नहीं है खबर, मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन आई है खबर। जरा चार्ट्स देखिए। जय तक शायद आवाज नहीं पहुंची। जय आपके लिए सवाल। ओके, चलिए जय से संपर्क नहीं है, लेकिन तब तक वागले साहब से ले लें, चार्ट्स पर आए। डॉक्टर रेड्डीज, वागले साहब। अनिल जी, ये स्टॉक समाउ अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी पिछले 8-10 दिनों से एक बाउंस बैक हुआ है 4200 से। मेरे हिसाब से ये 5500 5600 के आसपास जाना चाहिए। मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ। ये लेवल पे या थोड़ा सा नीचे 4500 के आसपास मुझे लेना है ये स्टॉक। 4200 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट 5400 5500, ये 3 से 4 महीने में भी 5 महीने का व्यू है।
जैन साहब, जरा टिमकेन इंडिया पर अपनी राय दीजिए। आपका फेवरेट शेयर रहा है, पहले भी आपने रिकमेंड किया है। खबर ये आ रही कि 1360 रुपये के दाम पर HDFC म्यूचुअल फंड ने 9,20,000 शेयरों की, यानी कि लगभग 1.25% इक्विटी की है खरीदारी। ये है बल्क डील में जो रिपोर्ट हुआ है। 1385 पर हुआ है बंद। खरीदना है? देखिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए अब, देखिए क्योंकि देखिए ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स और इन सब पे जो अभी माहौल बना हुआ है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि मौके मिल सकते हैं नीचे आने के। और ओवरऑल बहुत चला हुआ है, और मैंने, राकेश जी ने, कुणाल जी ने, सब ने बहुत नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ। तो अब इस लेवल पे कई बार क्या होता है, हिम्मत नहीं होती है देने की, जब 800 रुपए 900 रुपए पे कोई स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ रहते हैं। तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, हो सकता है कि कम से कम 10-15% का करेक्शन आए, और मार्केट के करेक्शन के साथ सारे स्टॉक ही पिसेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पे इंतजार करूंगा। सो एंड अगेन ऑटो इंसुलरी भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो यही राय है। बाकी बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो बिल्कुल, और जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे। इट्स अ गुड पॉजिटिव न्यूज। बिल्कुल, तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, नज़र रखिए, होल्ड करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस समय। एक राय जरा इस पर भी, M&M पर भी ले लें, क्योंकि यहाँ पर EV कारोबार बढ़ाने के लिए कंपनी आने वाले 3 सालों में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि EV कारोबार पर फोकस बढ़ाने के लिए अशोक लेलैंड की खबरें आई थी और स्टॉक में बढ़िया एक्शन रहा। M&M, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं किस तरह का एक्शन देखते हैं। सब 800 के नीचे है, फ्राइडे को एकदम क्वाइट था, बट क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अब M&M के लिए? यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन चल रही है और स्टॉक ऊपर में 810 इसका एक इमीडिएट हर्डल है। 810 के ऊपर निकलेगा दीपांशु, तभी यहाँ खरीदारी की राय होगी, एल्स इसको अवॉइड करेंगे खरीदने के लिए। एज ऑफ नाउ दीपांशु, पूरे ऑटो स्पेस में देखें तो सिर्फ एक स्टॉक है जहां बायस पॉजिटिव है, वो है टाटा मोटर्स। ओके, तो टाटा मोटर्स छोड़ के बाकी ऑटोज पर फिलहाल पॉजिटिव एक्शन नहीं आते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं किस तरह का इंपैक्ट यहां पर रहेगा। अदानी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने करार किया है, और फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने करार किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको आते हुए दिख रहा है अदानी पोर्ट्स के लिए। जरा इस पर राय दे जैन साहब। बढ़िया एक्शन बनाया अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, वैसे तो सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट वीक थोड़ा करेक्शन हुआ, क्या ये करेक्शन फिर से खरीदने का मौका है अदानी पोर्ट्स पर? कोई राय सर? मैं थोड़ा गलत इंसान हूँ इस स्टॉक के, इस ग्रुप के स्टॉक्स को रेकमेंड करने में। मैं पहले भी नहीं कर पाया था वेरी फ्रैंकली, और आई मिस्ड इट वेरी फ्रैंकली। और अब जिस तरीके की रैली आई है, वाकई में हिम्मत तो नहीं बनती है, बट यस, कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज है इंडिया में, जो PSUs की, उसके वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकता है कि अडानी ग्रुप हो, और अडानी पोर्ट को भी कोई ना कोई जो रिलेटेड कंपनीज हैं वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट होता है या प्राइवेटाइजेशन होता है, तो वहां पे कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करें अब डिक्लाइंस का। कुछ करेक्शन हल्का फुल्का आया लास्ट वीक इस ग्रुप के स्टॉक्स में, बट जिस तरीके की बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तो थोड़ी हिम्मत नहीं होती है रेकमेंड करने की। सो विल वेट फॉर द डिक्लाइंस एंड कंसोलिडेशन।